welcome on your PTR. Hi, sir. Thank you so much. Akriti, you recently got selected in a very prestigious job that is ITI Vice Principal in Bihar through Bihar Public Service Commission. और एक बहुत ही अच्छी जॉब है, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं टू ब्रिंग चेंज एंड टू हेल्प कैंडिडेट्स एंड यूथ जो आगे जॉब्स के लिए एस्पायर करते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई इंटरेक्ट विद यू एंड ट्राई टू नो आपकी जर्नी, आपकी अपनी जर्नी। और फिर आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का जो जॉब जो एग्जाम था वो कैसा था। और एंड में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी बैकग्राउंड से। प्लीज टेल अस अबाउट यू आकृति, आप कहाँ से हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया, विच स्टेट, विच डिस्ट्रिक्ट, एंड आपकी जो एकेडमिक जर्नी थी वो किस तरीके से रही है सारी। ओके सर। सो मेरा पूरा नाम अरुण चंद्र आकृति है। मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से बिलोंग करती हूँ, जिसमें एक सुरसंड गांव है, वहां से बिलोंग करती हूँ बेसिकली। एंड अगर आप मेरी जर्नी पूछते हैं तो मैं वहां से स्टार्ट करना चाहूंगी जब मैंने अपनी 10th कंप्लीट की थी, क्योंकि तभी आप मेरे पूरे स्ट्रगल जर्नी को, इसको फ्लो को समझ पाएंगे। सो तो 10th मैंने अपनी 2011 में कंप्लीट की, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल से ही है, जो हरियाणा में ही सिचुएटेड है। ठीक है। तो उस टाइम पे जो मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, तो 10th में मेरे मार्क्स भी कुछ 97.7% मेरा आया था। तो इस वजह से जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई मेरे को लेके, कि मतलब बहुत अच्छा कर सकती हूँ मैं लाइफ में। तो उस टाइम ये भी था कि मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि टॉप 3 कैंडिडेट्स अगर हरियाणा में होते तो मैं उस टॉप 3 कैंडिडेट्स में थी। तो मेरा बहुत मतलब मुझे भी लग रहा था कि मेरा गोल्डन पीरियड चल रहा है, कि बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ, मेरा 10th में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। देन अब मैंने क्या हुआ कि अब मैंने 12th के लिए, क्योंकि अब मैं हरियाणा बोर्ड में थी 10th तक, तो मुझे चेंज करना था सीबीएसई के लिए, ताकि मैं आगे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले लाइफ में। इसलिए मैंने मतलब पेरेंट्स ने चेंज करके एचबीएसई से सीबीएसई में चेंज कर दिया। तो मैंने स्कूल चेंज हो गया। अब ये बात मैंने 12th अपनी कंप्लीट की 2013 में। ठीक है, वो भी एक मतलब गवर्नमेंट स्कूल से ही कंप्लीट करा है यहाँ पे हरियाणा में। तो लेकिन अब जो मेरा परसेंटेज था, जो 10th में 97.7% था, वो गिर कर 82% पे आ गया था। इसके बेसिकली कहूँ तो दो मेजर रीजंस थे। फर्स्ट कि एक तो बहुत ही करिकुलम चेंज हो जाता है, कि एचबीएससी में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, जो आपका करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो बिल्कुल डिफरेंट है सीबीएसई से। तो एक तो ये चीज हो गई। और सेकंड कि पहले 3 महीने मुझे 11th में ना चिकन पॉक्स हो गया था, तो मैं वो क्लास ही अटेंड नहीं कर पाई उस टाइम पे। तो ये बहुत बड़ा गैप हो गया। जब मैंने स्कूल दोबारा वापस ज्वाइन करा 3 महीने बाद, तो मतलब इस लाइक कि मैं मेरे को कुछ नहीं आ रहा, और क्लास के बच्चे 3 महीने में से आगे चल रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड, कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे। तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था। तो मतलब सम हाउ मतलब मैंने अपना 12th का एग्जाम दिया, और मेरा स्कोर डेफिनेटली गिर गया था, 82% हो गया था। और मेरे पेरेंट्स बहुत ही मतलब बहुत ही डिसहार्टन थे कि अब कैसे होगा ये हमारी मतलब हमारी बच्ची तो इतनी ब्रिलियंट हुआ करती थी, अचानक से इतना गिर गया इसका परसेंटेज। तो वो एक मतलब डाउनफॉल था मेरी लाइफ में। देन और भी डाउनफॉल्स थे, क्योंकि उस टाइम पे 12th में मैंने ऐसे इंस्टीट्यूट से आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करी। तो मतलब जैसा मेरा जो प्री होता था वो क्लियर हो गया जेई, फिर एडवांस में बैठी, पर उसमें मेरा कुछ इतना अच्छा नहीं आया कि मतलब मुझे कोई आईआईटी मिल सके, इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा। तो फिर अगेन मेरे पेरेंट्स को ऐसा था कि 10th तक तो बहुत ही अच्छा जा रहा था, अब 12th में आके पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे आईआईटी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि आजकल मेजरली पेरेंट्स का यही रहता है 11th 12th के बाद कि आईआईटी में जाना है, अगर इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है तो। ओके। हाँ जी। तो फिर मतलब उसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद मतलब मैं स्कूल और कोचिंग पे मतलब पूरा पूरा ध्यान नहीं दे पाई, अपना टाइम बैलेंस सही से नहीं कर पाई। इस वजह से मतलब ये चीज रही, तो मुझे 1 साल का मैं गैप कर लेती हूँ। सेल्फ प्रिपरेशन अगर मैं घर से करूंगी तो मेरा बेटर परफॉर्मेंस होगा, अपनी पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करने के लिए। तो मेरा 1 साल का गैप हो गया। तो ये 2013 से 14 तक 1 साल में घर पे बैठ के मैंने पूरी तैयारी की। तो इसमें मतलब फिर भी मेरा मार्क्स बढ़ा था, पर इतना सिग्निफिकेंट नहीं था कि मैंने 1 साल की तैयारी करी जिस तरीके से, डेडिकेटेड कोचिंग लेके पूरा फुल फ्लेज तैयारी ही करी, सिर्फ और कुछ नहीं करा। मतलब खा भी नहीं रही हूँ, कुछ और भी काम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ तैयारी करी। स्टिल मतलब ये बोले कि मतलब 10-12 नंबर का फर्क आया होगा 1 साल में, पर कुछ इतना सिग्निफिकेंट नहीं आया कि मैं आईआईटी जा सकती थी। ठीक है। फिर अब मैंने 2014 में मैंने मतलब बीटेक में एडमिशन ले लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, जो मुझे फर्स्ट मतलब काउंसलिंग में मुझे यही मिला था।
तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम्म, कौन सा ब्रांच अच्छा है कौन सा, क्योंकि मैं ही अपनी मतलब फैमिली की बोली ना, सबसे पढ़ी लिखी हूँ सबसे हम्म, ज्यादा। तो मुझे इतना, मेरे को ही जितना पता था उतना ही पता था, मेरी फैमिली को उतना नहीं है नॉलेज इन चीजों का। तो फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी फर्स्ट काउंसलिंग में मिला, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से, जो यूआईटी है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो हम्म, एमडीयू कैंपस के अंदर आता है रोहतक में, हरियाणा अच्छा, में। ओके, हाँ, तो वहां से मैंने 2014 से लेके 2018 तक अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली। और हम्म, मतलब ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं रहती, तो मेरी हम्म, में भी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से काफी अच्छी प्लेसमेंट नहीं थी। ज्यादातर जो हम्म, मतलब ज्यादा जो कंपनी आई वो सेल्स की थी मेजरली, नॉट ओके, रिलेटेड टू कोर मैकेनिकल। हम्म, तो ये चीज की वजह से फिर मैंने 2018 में जो भी मुझे प्लेसमेंट मिली, हम्म, मैंने उसे नहीं लिया। नहीं लिया, हाँ। और फिर मतलब ऐसा था कि 2018 में कंप्लीट कर लिया, मैं घर वापस आ गई थी। उसके बाद मतलब मैं पहले हम्म, हॉस्टल में थी 4 साल, फिर मैं अपने घर वापस आ हम्म, गई 18 में। हम्म, फिर यहीं पर एक, मतलब फरीदाबाद में ही जहाँ मैं रहती हूँ हरियाणा में, वहीं पर एक कंपनी थी ऐसी लोकल कंपनी, तो वहीं हम्म, आसपास, तो वो शीट मेटल ऑपरेशन की कंपनी थी। हम्म, तो वहां पे मैंने सोचा कि ये मैकेनिकल से रिलेटेड है, कोर रिलेटेड, हम्म, तो मेरे हम्म, कॉन्सेप्ट्स थोड़े प्रैक्टिकली हम्म, इनहेंस्ड होते रहेंगे टाइम के साथ, तो हम्म, मैं इसे हम्म, ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। तो ये बात हो गई 2018 की, मतलब मैंने हम्म, मई में कंप्लीट किया होगा। उसके बाद मतलब अगस्त में मुझे ये कंपनी मिल गई थी, अगस्त। हम्म, तो अगस्त हम्म, में 1 डेढ़ महीना मैंने इस कंपनी में जॉब की। हम्म, और ये चीज थी कि ये बहुत ही मतलब छोटे लेवल पे कंपनी थी, और उसका मतलब ज्यादा स्कोप मुझे वहां जाके लगा नहीं, कि मुझे लगा नहीं कि मेरे मतलब जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके साथ ये अलाइन हम्म, हो रहे हैं मेजरली। हम्म, तो हम्म, फिर ये चीज मुझे लगने लगी कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट। तो हम्म, वहां जाके फिर मैंने सर 1 डेढ़ महीने में सर वो छोड़ दिया फिर उसको। और हम्म, फिर तब मेरे मतलब ये था कि अब क्या किया जा सकता है, कि जैसे आपकी हम्म, प्लेसमेंट नहीं हुई है, और अभी हम्म, आपका बैकग्राउंड भी आपका पुराना भी उतना अच्छा नहीं रहा कि आईआईटी में नहीं हुआ तैयारी करने के बाद भी। हम्म, तो मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट वो कर दिया था कि आप प्राइवेट जॉब करो और हम्म, हम्म, देखो इसमें ही, हम्म, क्योंकि मेरा भी उस टाइम पे यही थॉट प्रोसेस था कि प्राइवेट में ही कुछ करना है, अब क्या कर सकते हैं। फिर बाय द टाइम 1 2 महीना घर रह के पूरी रिसर्च करके मुझे थोड़ा पता चला कि गेट की तैयारी की जा सकती है इस टाइम पे। ओके, हाँ, तो गेट की तैयारी तो फिर मैंने ये 2018 से 19 की स्टार्टिंग तक, गेट का पेपर हमारा फैब में हो जाता है, तो जनवरी तक 19 तक मैंने गेट की प्रिपरेशन करी 5 6 महीने। मेरा स्कोर मतलब डिसेंट तो नहीं था, पर जैसे मैंने 5 6 महीने की तैयारी करी थी बेसिक, तो उसके हिसाब से मेरे 45 46 इतने कुछ मार्क्स आए थे। बट ये था कि बहुत अच्छा नहीं रहा, पर ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से जो मतलब मेरे पास ही हो, मेरे फरीदाबाद में ही हो, ऐसे किसी कॉलेज से जाके एमटेक कर सकती हूँ और अपना हाई एजुकेशन में आगे बढ़ सकती हूँ। जैसे कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था टीचिंग वगैरह को लेके, तो मुझे लगा कि मैं अपने एमटेक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे का फिर आगे देखूंगी कि कैसे क्या करना है। फिर सर मैंने मतलब 2020 मतलब 19 में मैंने ये करा, गेट का पेपर दिया, उसके बाद अगस्त में मेरा एडमिशन हो गया मास्टर्स के लिए। और फिर 2021 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर ली वहां से। पर दिक्कत एक्चुअली ये हो गई कि उस टाइम पे अगर आपको ये रहता है कि आपको लॉन्ग टर्म अपना गोल पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आप इस चीज के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहते हैं। पर मेरा मतलब जिस तरीके से फ्लो चल रहा था कि वो ऐसा नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, एक्चुअली मुझे एम ही नहीं पता था अभी कि मुझे जाना कहाँ है। इस पूरी दौरान मुझे एम नहीं पता था, बस मैं भाग रही थी कि मास्टर कर लेती हूँ, बीटेक कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, इस तरीके से। तो मुझे मास्टर के दौरान एक मुझे लगता है वो 2 साल मुझे थोड़ी साइड बाय साइड प्रिपरेशन भी करनी चाहिए थी, तो वो चीज नहीं हुई। पर स्टिल एक बहुत अच्छी चीज हुई कि मैं अपने बैच में टॉपर हो गई उस साल, जो रिजल्ट हमारा मास्टर्स का आया। और इवन मुझे गवर्नर ऑफ हरियाणा से गोल्ड मेडल भी मिला अपने मास्टर ओके, के। ओके, हाँ, तो वो चीज एक पुश हो गई फिर से कि मतलब मैं अच्छा कर सकती हूँ। ये एक पहले डीमोटिवेट हुए, फिर से मोटिवेशन का एक फेज आया कि अब लगा कि मतलब मैं यहाँ कर सकती हूँ, इतने लोगों के बीच में कॉम्पीट कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली मैं कुछ लाइफ में अच्छा कर सकती हूँ। हाँ जी। तो फिर उसके बाद मैंने वो करा, उसके बाद मुझे गोल्ड मेडल मिल गया, तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी हवा में ऑलमोस्ट। तो सर ये 2021 की बात है, तो एट द टाइम मैंने ये सोचा कि अगर मैंने बीटेक कर ली, एमटेक कर ली, तो मैं अगर पीएचडी परस्यू कर लेती हूँ तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जा सकती हूँ।
तो हम्म। मैं टीचिंग लाइन में रहना चाहती थी। तो मुझे लगा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए तैयारी कर लेती हूँ और हम्म। पीएचडी के लिए अप्लाई कर देती हूँ सब जगह। पर हम्म। ये होता है कि कई बार आपके प्रोजेक्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो बहुत अच्छे नहीं हम्म। होते, तो आपका मन नहीं हो पाता। तो मैंने मैंने क्या किया कि अपनी मास्टर जस्ट कंप्लीट करने के बाद आईआईटीज में फॉर्म फिल कर दिए थे सब जगह, हम्म। कि हम्म। मतलब एटलीस्ट 5-6 जगह तो कर दिए थे, और 3-4 जगह से मुझे कॉल भी आ गई थी, इंटरव्यू भी हम्म। हुआ मेरा। तो सब हम्म। जगह मेरा इंटरव्यू हुआ, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी कमी थी। तो मेरा मेरा नाम सेलेक्ट नहीं हो पाया, कैसे ओके। मतलब ये डेस्टिनी थी, आई डोंट नो या मतलब बस मेरे अंदर ही कोई कमी थी, बस जो भी था, पर मेरा नहीं हुआ। और मेरी हम्म। ये बोले कि मेरी ये गलती रही हमेशा कि मैं हर चीज को एक बार करती हूँ, फिर दूसरी बार की फिर कहती हूँ नहीं मुझसे नहीं होगा, कुछ हम्म। और ट्राई करते हैं। तो ये हम्म। चीज तो मैंने एक बार ही अप्लाई किया। तो पहले जो हम्म। आपको समर वाली जो वैकेंसी आती है पीएचडी के हम्म। लिए, उस वाले में हम्म। मैंने ट्राई किया, फिर मुझे विंटर में भी करना चाहिए था क्योंकि मुझे हाँ। करना था। तो ऑब्वियसली। फिर वहां पे फिर गलती हो गई, मैंने समर में किया और फिर विंटर में मैं सोचा नहीं नहीं शायद मेरा नहीं होगा, तो मैं नहीं करती हम्म। अप्लाई। तो हम्म। फिर मैंने एक एमएनसी ज्वाइन कर ली, मैंने इंटरव्यूज दिए क्योंकि मैंने प्रिपेयर तो कर ही रखा था। तो मेरा हम्म। पीएचडी में भले ही नहीं हुआ, पर मेरा हम्म। एमएनसी में हो गया। तो मैं यहाँ पे अभी करंटली मैं उसी जॉब में हूँ। तो हम्म। पिछले 4 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। ये एक एडटेक कंपनी है, चेक इंडिया प्राइवेट हम्म। लिमिटेड। हम्म। तो यहाँ पे मैकेनिकल से रिलेटेड काम है, मतलब सारा जो हम्म। मैकेनिकल के टेक्स्ट बुक होते हैं उनके सॉल्यूशंस आप हम्म। लिखते हैं, फिक्स करते हैं, हम्म। ये काम हम्म। रहता है यहाँ पे मेजरली। तो हम्म। ये मुझे ये कंपनी मिल गई, तो मुझे एक मतलब ऐसा हो गया कि ठीक है, मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन है साइड बाय साइड, कि मैं तैयारी भी कर सकती हूँ या मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, जो भी मैं करना चाहूँ साइड बाय साइड, सेकंड ऑप्शन। और फर्स्ट ऑप्शन में मेरे सर्वाइवल के लिए एक और है, कि मेरे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी तैयारी के दौरान, बस ये है। अब मेजर ये चीज थी कि अब टाइम कैसे मैनेज किया जाए, जब भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं तो फिर टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज थी। तो सर फिर मैंने पीएचडी के लिए एक बार ट्राई किया, फिर मेरा नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। फिर सर इस दौरान में एक बार ऐसा भी था, वो है कि जर्मनी जाके एमएस कर लेती हूँ, कि उस टाइम पे बहुत हमारे ऑफिस में ऐसा वो चल रहा था कि सब लोग यहाँ से छोड़ के एमएस करने ही जा रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। तो मुझे ऐसा पता चला कि जर्मनी में ट्यूशन फीस नहीं है। तो ट्यूशन फीस नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं स्कोर ही आईएल्स और जीआरई में इतना सॉलिड लाऊंगी कि मेरे को ले लेंगे, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है। तो अब ये हुआ कि अब आईएल्स और जीआरई का प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दिया तो मैंने दोनों चीजें स्टार्ट कर दी। अब मेरा हो भी गया, मेरा आईएल्स में भी 8 आया है, जो पॉइंटर आता है वो, और जीआरई में भी बहुत अच्छा आया। तो अब मुझे लगा कि मैं तो इसी चीज के लिए बनी हूँ कि मेरा दोनों में बढ़िया चल रहा है, तो ठीक है मैं एमएस करती हूँ। और इवन मेरे पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव हैं, मतलब आई एम ब्लेस्ड विद सच अ पेरेंट्स, कि हमेशा उन्होंने मुझे कोई डिसीजन लेने के लिए ना फोर्स नहीं किया कि आप ये करिए या ये करिए। उन्होंने कहा आपको जो सुटेबल लग रहा है आप वो कीजिए। हमें उनका कोई अपना वो नहीं रहा कि आप यही करिए क्योंकि एज अ फीमेल आपको यही करना चाहिए, ये इस टाइप की जॉब ही करनी चाहिए। उनका ऐसा कुछ नहीं रहा। उनको लगा कि आप जर्मनी जाके अच्छा करना चाहते हो तो ठीक है, आप जर्मनी जाके वहाँ कीजिए। तो फिर सर मैंने ये दोनों एग्जाम क्लियर कर लिए। पर अगेन जैसे कि मेरा अच्छा नहीं चल रहा था, तो एक होता है सर, जो भी लोग जर्मनी एमएस के लिए कर रहे होंगे ना प्रिपरेशन, उनको पता होगा कि एक एपीएस सर्टिफिकेट होता है। एपीएस सर्टिफिकेट फिर हाँ हमारी जो वैलिडिटी है बीटेक एमटेक इनकी रिलेवेंसी को बेसिकली चेक करते हैं कि जनरल आपने सही। एम्बेसी देती है वो। हाँ हाँ और हाँ। उसमें 2-3 महीने लग जाते हैं। राइट राइट राइट। तो एक्चुअली मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि 15 से 20 दिन लगता है और हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जीआरई कर लिया, मैंने आईएल्स कर लिया, मैंने पूरा इसका पूरा प्रोसेस, मतलब 6-7 महीने आराम से लग जाते हैं। कुछ 6-7 महीने कंप्लीट करके अब मैंने ये सब कंप्लीट करके वो डाला कि अब मेरा बीटेक एमटेक वेरीफाई हो जाएगा एपीएस से, तो मैं चली जाऊंगी, ठीक है मेरा लाइफ आगे का सेट है। फिर सर एपीएस को जहाँ जनरली 15-20 दिन लगते थे, वहां दो उन्होंने तीन 4 महीने ले लिए तो सर वो जो उस टाइम पे क्या 4। है जब सबसे रश होता है हाँ एप्लीकेशन के जी। टाइम। यही 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 मतलब आप मिस्टेक बोलिए फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, पर हुई वही चीज कि उसमें लग गए 4 महीने। और जितने कॉलेजेस के फॉर्म आए सारे, मतलब बिना एपीएस के आप नहीं भर सकते कोई भी फॉर्म, तो मैं भर ही नहीं पाई। और मैं सिर्फ एक में मैंने भरा था जिसमें बिना एपीएस के भर सकते थे, पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि डेस्टिनी थी ही नहीं वो एक्चुअली, कि वो मुझे वहां नहीं जाना था। तो मेरा ऐसा हो गया कि अब मैं कितनी अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरा नहीं हुआ, फिर से मेरे स्कोर्स भी अच्छे हैं फिर भी नहीं हुआ। तो वो चीज बहुत ही डीमोटिवेटिंग हो गई कि मैं जो भी चीज करती हूँ ना कुछ बीच में हर्डल आ ही जाता है।
कि अब मैं कैसे मैनेज करूंगी आगे। फिर सर वो, फिर अगेन वही मेरा बिहेवियर कि अब एक बार ट्राई करा नहीं हुआ, छोड़ो, दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा कुछ और ट्राई करते हैं। तो मेरे थोड़ा ना पेरेंट्स का भी ऐसा था कि आप इतनी दूर जाओगे, हम लोग मतलब मेरी एक यंगर सिस्टर है बस, मेरा कोई भाई नहीं है। तो मेरे घर वालों को ऐसा था कि लड़की पास रहे थोड़ा हमारे आसपास रहे तो अच्छा रहेगा। तो और अब इनिशियली आप जब एमएस करने जाएंगे तो अपने पेरेंट्स को आपको साथ में ले जा सकते, इतना नहीं मतलब मैनेज नहीं कर सकते। तो वही चीज थी। तो मेरे को वो भी सेकंड थॉट आने लगे कि मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे बिना कैसे सरवाइव करेंगे। और सेकेंडली मेरा अब मुझे मेरा मन भी थोड़ा हट गया इस वजह से कि अब सेकंड टाइम कौन अप्लाई करेगा, होगा नहीं, फिर से मुझे नहीं लेंगे शायद। तो फिर ये चीज हो गई कि फिर से एक डाउनफॉल की तैयारी कर भी ली और उसका आउटपुट कुछ नहीं आया, सारा इनपुट इनपुट हो गया, नो आउटपुट। तो सर फिर अब मैंने जर्मनी जाने का फिर प्लान कैंसिल कर दिया। और फाइनली कि मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पेरेंट्स यहाँ पर है तो मुझे कुछ अपने ही गवर्नमेंट के लिए यही करना है, मैं इंडिया में ही रह के करूंगी जो करूंगी। अब इस बार इतने मतलब सालों बाद मुझे फाइनली पता चला कि मुझे यही कुछ करना है। एटलीस्ट मुझे ये पता था कि मुझे यही करना है और गवर्नमेंट के लिए करना है। हम क्योंकि मैं एमएनसी में ऑलरेडी हूँ और ये मतलब दिस कंपनी ये एडटेक में सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर एडटेक में आप चेंज करना चाहो तो कहीं नहीं कर सकते, ये टॉप पे है। तो मुझे ये भी था कि अब यहाँ से मैं कहाँ ही जा सकती हूँ, यहाँ से मैं अब टॉप से कोई कहाँ जाएगा ना। तो वो चीज थी। तो कि अब यहाँ से नहीं जा सकते तो आप गवर्नमेंट में अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको करना था हमेशा से कि जॉब सिक्योर होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज्यादा थी। तो सर फिर मैंने उस टाइम पे फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी कि अब मैंने एक्चुअल में तैयारी स्टार्ट करी है। और ये बात हो गई सर, अगर मैं ये कहूँ कि 2021 में मैंने ज्वाइन करा चेक इंडिया। और मतलब अब स्टार्टिंग के 2 साल तो ऑलमोस्ट मैंने ये पीएचडी एंड जर्मनी वाले पूरे प्लान में वेस्ट कर दिए थे। तो मतलब ये लगा लिए कि अब अभी से पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ, 2 ढाई साल से मोटा मोटा, 2 ढाई साल से। तो अब ये 2 ढाई साल में मैंने एग्जाम्स तो बहुत दिए, अगर मैं बोलूँ तो ये नहीं कि दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम कि मैंने वीपी देने गई और मेरा क्लियर हो गया। मैंने बहुत एग्जाम दिए, जैसे पहले तो मैंने एक इसरो का दिया था एग्जाम। इसरो में सर मेरा 2-3 मार्क्स से मेरा रह गया, बस 2-3 मार्क्स से। हाँ उस टाइम पे भी पेपर में मैं थोड़ा वही प्रेशर की वजह से पैनिक हो गया कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एक्चुअली होता कुछ नहीं है अगर नहीं हुआ तो, आपके पास है ही नहीं कुछ खोने के लिए, अब क्या खो देंगे। तो पर आप हो जाता है कि दिस इज माई लास्ट चांस, दिस इज माई लास्ट चांस। तो वो चीज हो गई, तो मेरा इसरो में नहीं हुआ। फिर मैंने ऐसे एसएससी जेई लिखा, आरआरबी जेई लिखा। अभी मेरा आरआरबी का जो रिजल्ट आया था, मतलब मैंने सीबीटी 1 क्लियर कर लिया था, फिर सीबीटी 2 देने गई, पर ये हुआ कि बीच में मेरा वीपी वाला रिजल्ट आ गया, तो उसके नेक्स्ट डे ही था एग्जाम। तो फिर मैंने वो दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे तो अपने अपनी स्टेट को सर्व करना है, तो मेरे को अगर ऐसी पोस्ट मिल रही है तो व्हाई शुड आई गो फॉर जेई। तो ये हुआ। और बीच में मैंने गेट लिखा है, और भी कितने एचपीएससी का ए लिखा था, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स है, मैं गिनवा नहीं सकती इतने एग्जाम्स मैंने दिए हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे बहुत मार्क्स से रह जाता था, एक दो मार्क्स से मेरा रह जाता था, मुझे लगता था थोड़ा सा पुश और मिलता तो हो जाता मेरा क्लियर। पर यही चीज है, फिर सर मेरा नहीं हो पाया फाइनली, और अब जाके मेरा वीपी में हुआ है। अच्छा, आप हरियाणा से हैं और आपका बिहार पुलिस एसोसिएशन में सिलेक्शन हुआ, राइट? नो सर, मैं बिहार से ही हूँ एक्चुअली में, अच्छा, तो क्योंकि आपको मेरा सारा बर्थ वहीं का है। क्वालिफिकेशन, अच्छा, तो हाँ मेरा क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन, साथ है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत पहले माइग्रेट हो गए थे यहाँ पर। अच्छा, ओके। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं आपको आकृति एक वो लगा इम्पेडिमेंट के, नहीं आपकी क्वालिफिकेशन सारी हरियाणा से है, तो अब बिहार में आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगा, दिमाग में आया कि नहीं? नहीं सर, एक्चुअली हमेशा से सर ना मैंने टारगेट हमेशा जनरल यूआर ही करा था कि हम्म। मुझे कोई कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट हम्म। थिंग, कि अगर मिलता है तो अच्छा है। पर मुझे हमेशा ना किसी भी कैंडिडेट को मुझे लगता है ये टारगेट यही करना चाहिए कि आप जनरल से बिना किसी रिजर्वेशन के क्वालिफाई करते हैं। ओके। उसके बाद अगर मान लो आपका अनफॉर्चुनेटली अगर थोड़ा बहुत मार्क्स कम हो जाता है तो आपको बेनिफिट मिल जाता है उस चीज का। तो मैं रेडी थी उस चीज के लिए कि मुझे जनरल से ही क्वालिफाई करना है। और मेरा इवन अभी भी एज अ फीमेल कैंडिडेट मेरा यूआर सेक्शन में ही क्लियर हुआ है ये एग्जाम। अच्छा। हाँ जी गुड। सर, मेरी थर्ड रैंक मेरिट लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 15-20 तक तो आपको फीमेल कैंडिडेट ही नहीं नजर आएगी। हाँ, मैं देखा था बिहार पुलिस एसोसिएशन में, तो वी वर लुकिंग फॉर को फीमेल कैंडिडेट मिल जाए, बट वी कुड नॉट गेट एनी फीमेल कैंडिडेट देयर। सो नाउ आकृति, टेल मी अबाउट द रिटन एग्जाम ऑफ बिहार पुलिस एसोसिएशन जो आपके टाइम पे हुआ था, वो कैसा गया था आपका, और कितने मार्क्स वगैरह आपको आए थे? ओके सर, बेसिकली जो एग्जाम है वो 150 मार्क्स का होता है।
ठीक है। और 3 घंटे का टाइम हमें दिया जाता है, जिसमें जो बाइफर्केशन है 150 का, वो इस तरह है कि 100 मार्क्स की तो आपको जनरल इंजीनियरिंग पूछी जाती है, और जो 50 मार्क्स हैं उसके आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एप्टीट्यूड तो बेसिकली मुझे लगता है जितने इंजीनियर्स होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, सबका ही बेसिकली अच्छा ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि वो गेट की, जेई की, इन सबकी तैयारी करते हैं। तो उसमें उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और मेरी मतलब वाइस प्रिंसिपल में भी जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन, जैसे मिसिंग नंबर, मिसिंग अल्फाबेट्स, इस तरीके के क्वेश्चन, और गेट के एप्टीट्यूड के जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वर्क एंड टाइम रिलेटेड, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो 50 मार्क्स तो आपके हाथ में ही है। मुझे लगता है मेजरली सब कैंडिडेट ने अच्छा ही करा होगा उस पार्ट में। फिर जो सेकंड है अपना, जो 100 मार्क्स का जेनोसाइंस। है, हाँ, जनरल इंजीनियरिंग। तो जनरल इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाता है, जिसमें से मतलब इसका कोई वेटेज डिसाइड नहीं है कि कितना मार्क्स कौन से ब्रांच से पूछा जाएगा। पर जो मेरे टाइम का जो पेपर है, उसमें ऐसा रहा कि अगर आप बात करें तो 60% आपका सिविल आ गया, क्योंकि सिविल और मैकेनिकल का कुछ लैपिंग पोर्शन ओवरलैपिंग भी है। होता है। जैसे हाँ, जैसे सोम हो गया, अपना एफएम हो गया, एफएम ये वगैरह। ओवरलैपिंग होता है। तो ये बोले तो वो ओवरलैपिंग में +40%, ये मिला के 60% हो गया। 60% आपका सिविल आ गया, आपका 20-30% मोटा मोटा आपका मैकेनिकल आया, और 10-20% आपका वो आया, इलेक्ट्रिकल आया। पर इलेक्ट्रॉनिक्स ना के बराबर आया, मतलब उन कैंडिडेट्स के साथ थोड़ा अनजस्टिफाइड है। पर अब तो जो है सो है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहा। तो यही है कि मेरा जो था, मेरा एप्टी बहुत अच्छा था। मुझे एग्जैक्टली मार्क्स तो याद नहीं है कि मैं कितने आए थे, पर टोटल मुझे याद है कि मेरा 116 के करीब टोटल मार्क्स आए हैं आउट ऑफ अच्छा। 150। हाँ जी। गुड। अभी भी कल परसों एग्जाम हुआ है आकृति इसका, बिहार पब्लिक एसोसिएशन का। तो इस बार जो है 60% के आसपास मैकेनिकल आया है। ओके। सिविल है। तो जो ओवरलैपिंग को मिला दिया जाए, एफएम और सॉन्ग को मिला दिया जाए, तो क्या था कि मैकेनिकल का इस बार मेजोरिटी आया है। पिछली बार सिविल का आया था, इस बार मैकेनिकल का आया है। तो अभी भी एग्जाम हुआ है, लेट्स सी कैसा ये जाता है बच्चों का। तो वो सारा एग्जाम हुआ है। अच्छा आकृति, अब आप मेरे को थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताओ, कि इंटरव्यू में जब आप गई तो किस तरीके का था, वहां उन्होंने क्या क्या पूछा। और आप प्लीज क्वेश्चन सारे डिटेल में बताना, और एमबीएस बताना, क्योंकि स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टेड होता है कि जब हम जाएंगे कितने लोग वहां बैठे होंगे, कितनी देर इंटरव्यू चलेगा, क्या मेरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी में होगा, अंग्रेजी में होगा, सारा। राइट, राइट, राइट। इवन मैं अपने इंटरव्यू से पहले यूरोपीडिया के सारे वीडियोस देख कर गई थी। उसमें भी ये ओके। भी बताते हैं कि कैसा होगा अंदर एम्बियंस, कितने लोग होंगे, मतलब थोड़ा एक बेसिक आइडिया, अंडरस्टैंडिंग हो होना जाती है। चाहिए हमें। राइट, राइट। तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मैं रूम के अंदर एंटर करती हूँ, आई थिंक मेरे पैनल का नाम गंगा पैनल था। ओके। हाँ, तो उसके अंदर अगर मैं बोलूँ तो सेंटर में एक मैम बैठी थी, आई थिंक वो चेयरमैन होंगी। और साइड बाय साइड, दोनों साइड, 3-3 मेंबर्स और बैठे हुए थे। तो टोटल हमारे पास हो गए 7 मेंबर्स। और फिर मैं एक साइड में एंटर कर गई। फिर उन्होंने, जो पहली चीज थी, उन्होंने मुझे वेलकम करा। जो चेयरमैन मैम थी, उन्होंने मुझे वेलकम किया। और फिर बस ये था कि थोड़ा मतलब बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज ना कर दे इतने सारे मेंबर्स को देख के, इसलिए थोड़ा वो वेलकम करते हैं। तो बस फिर उन्होंने बोला हैव अ सीट एंड थैंक यू बोल के मैं सीट पे बैठ गई। ठीक है। फिर जो राइट साइड से स्टार्ट करा, जो फर्स्ट मेंबर थे, जो सर थे, उन्होंने मतलब स्टार्ट, उनको शायद मेरे हिसाब से इतना ही पता रहता है कि आप कौन से ईयर में पास आउट हो और कौन सी ब्रांच से हो। तो उन्होंने मेरे से यही स्टार्ट करा कि आप 2021 में पास आउट हुई हैं, तो आपने मास्टर्स करी है, तो आप ये बताइए कि आप क्या कर रही हैं राइट नाउ, और आपका कौन सा ब्रांच था। तो ठीक है, तो फिर मैंने अपना ब्रांच बता दिया कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन से किया है, और मैंने ये करा है, मतलब मैं अभी राइट नाउ चेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से हुआ। फिर उनका मतलब इसके बाद उन्होंने ये था कि आपने गेट लिखा है, क्योंकि आपने एमटेक करी है, बीटेक करी है, तो आपने गेट तो लिखा होगा। तो फिर सर मैंने बताया कि हाँ, मैंने आई थिंक मैंने 3 बार गेट लिखा है। तो मैंने, उन्होंने बोला कि जो रीसेंट है उनका, उसका स्कोर बताइए जो रीसेंट है। तो मैंने इसी साल दिया है। तो मैंने अपना स्कोर बता दिया उनको कि मेरा मेरा डिसेंट स्कोर था। तो वो थोड़ा इम्प्रेस पहले ही हो गए इस चीज से कि स्कोर तो अच्छा है, मतलब ठीक है स्टूडेंट पढ़ने में। फिर सर इसके बाद शायद आई थिंक सबसे पहली चीज ये पूछी थी कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताइए कि आपका कौन सा है, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो सर मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट एफएम बताया था उनको, कि फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा फेवरेट है। तो उन्होंने सबसे आई थिंक फिर सेकंड वाले सर ने, जो सेकंड मेंबर थे पैनल में, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि इसके सारे चैप्टर्स के नाम बता दीजिए।
तो एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन इतनी ज्यादा कर ली थी कि मुझे चैप्टर्स के नाम भी याद थे, कि ये वाला स्टैटिक्स डायनामिक्स ऐसे करके मैंने सारे चैप्टर के नाम वन बाय वन गिनवा दिए। तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगा कि वो सेटिस्फाई हो गए थे कि हम्म, स्कोर अच्छा है, ऊपर से हम्म, मास्टर है, हम्म, चैप्टर्स के नाम याद है, तो अगर पढ़े होंगे तभी तो याद है। तो इस हम्म, तरीके से उनके मतलब एक्सप्रेशन से, जेस्चर से मुझे लगने लगा था कि दे आर सेटिस्फाइड विद मी। तो हम्म, फिर सर उसके बाद यही हुआ कि उन्होंने फिर चैप्टर्स पूछ लिए। फिर सेकंड मेंबर जो थे उन्होंने स्टार्ट किया एफएम के क्वेश्चन पूछने से, कि अब मैंने हम्म, फेवरेट सब्जेक्ट अपना बता दिया है तो क्वेश्चंस भी हम्म, पूछेंगे। तो फिर आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था, वो उन्होंने पूछा था मेटा सेंटर की डेफिनेशन क्या है, तो वो मैंने बताया। फिर हम्म, सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर बॉडी फ्लोटिंग हो या फुल्ली सबमर्ज्ड हो तो क्या कंडीशन होगी, मतलब सेंटर ऑफ बायंसी और मेटा सेंटर की क्या पोजीशंस होंगी, इसके बारे में बताइए। तो ये मैंने बता दी। ये दोनों बताने के बाद वो कंप्लीटली, मुझे ऐसा लगा था कि मैं सेलेक्ट हूँ। और पूरा मतलब उनके एक्सप्रेशन देख के, कि जब वो नोटिंग करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि दे आर सेटिस्फाइड और नॉट, राइट। यस, तो यस, वो चीज, मतलब सेकंड क्वेश्चन ये था। फिर थर्ड उन्होंने मुझसे ये चीज पूछी कि जो अपना वॉरशिप होता है और जो पैसेंजर शिप्स होते हैं, उनमें जो टाइम पीरियड होता है, जो जो शिप ऑसिलेट करती है उसका जो टाइम पीरियड है, और जो मेटासेंट्रिक हाइट है, उनके बीच में आप रिलेशन बताइए कि किस में ज्यादा होना चाहिए, किस में कम होना चाहिए, क्यों। ये क्वेश्चन मैंने पहले कहीं सुना था या जो भी था, मतलब मैंने पढ़ा हुआ था बिल्कुल पूरी तरीके से मुझे। फिर उन्होंने मुझे पेन पेपर भी दे दिया, बोला कि आप इसमें फॉर्मूला लिख दीजिए। तो मैंने उन्हें बताया कि इनवर्सली रिलेशन है और किस में ज्यादा होना चाहिए, किस में कम होना चाहिए। तो दे आर 100% सेटिस्फाइड, कि मेरा टेक्निकल ऑलमोस्ट इन्हीं क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट था। कि उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे सॉम का क्वेश्चन पूछा गया कि थ्योरी ऑफ फेलियर बता दीजिए, कितने हैं बस नाम बता दीजिए। मैंने स्टैटिक के भी बता दिए सारे, डायनेमिक के भी बता दिए सारे। तो उनको ऐसा, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि स्टैटिक वाला फेलियर चाहिए या डायनेमिक वाला, मैंने दोनों ही बता दिए। तो उनको था कि पढ़ा है, पढ़ तो रखा है। बोल सकती, कितना अच्छा बोल सकती, वो दिस इज डिफरेंट फैक्ट, पर पढ़ रखा है इसने। तो फिर सही हो गया। फिर थर्ड मेंबर जो थे उन्होंने मुझसे हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछा था कि अगर कोई लेमन है, उसको आप कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में डिफरेंस कैसे बताएंगे। अगर मैं अब बिल्कुल थ्योरेटिकल टर्म्स में नहीं जाते हैं, फिर तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो वो चीज़ भी मुझे पता थी कि सर, जैसे कि हम बुक्स में वगैरह में पढ़ते हैं कि कोई बॉल है सपोज, अगर हम उसे एक पर्सन का क्यू है पूरा, उसमें अगर बॉल को एक पर्सन को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरह जाता है अगर सीक्वेंस, तो दिस इज कंडक्शन। तो मतलब ऐसे करके मैंने बता दिया, रेडिएशन होगा तो डायरेक्टली फर्स्ट पर्सन लास्ट पर्सन को बॉल फेंक दे, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन। तो इस तरीके से मैंने सारे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पूरा डिफाइन कर दिया, उनको बता दिया। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मतलब बेसिकली ये सारी चीजें थी। आई थिंक एक क्वेश्चन और पूछा था कि सर्वेइंग के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, बस नाम बता दीजिए। तो मैंने ये नाम बता दिए, बस यही मेजरली रहा। सर आपसे बस गिव मी अ सेकंड। आखिर, या ओके, सो आकृति, यू वर टेलिंग, यू टोल्ड दैट योर टेक्निकल वेंट वेरी वेल, आपका सारा अच्छा चला गया। अब मैं जानना चाहूंगा कि ये आईटीआई वाइस जो प्रिंसिपल का जो आपका था इंटरेक्शन, इसमें वो आईटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन या नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे आपसे? सर जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि एज अ फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे हम्म, जितनी इलिटरेट फीमेल्स हैं, उसके लिए आप हम्म, क्या करेंगी। फर्स्ट हम्म, क्वेश्चन तो ये था कि वो पढ़ी हम्म, लिखी ही नहीं है, तो आप कोई ट्रेड इंट्रोड्यूस करेंगी तो कोई फायदा नहीं करेगा, तो उनके हम्म, लिए आप क्या करेंगी एज अ वाइस प्रिंसिपल। हम्म, फिर सेकंड क्वेश्चन था लाइक कि कौन कौन से ऐसे ब्रांचेस हैं, ट्रेड्स हैं आईटीआई में जो मैकेनिकल से रिलेटेड है, तो आप वो ओके, बताइए। हम्म, और आई थिंक थर्ड क्वेश्चन इस तरह था कि जो अभी करंट चैलेंजेस क्या है आईटीआई में, एज अ वाइस प्रिंसिपल आप किस तरह देखते हैं और किस तरह उसे रिजॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। हम्म, हम्म, और सर कुछ, हाँ कुछ न्यू ट्रेड्स के बारे में बताइए जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वहां पर आईटीआई ओके, में। सो ये भी क्वेश्चन था एक। हम्म। तो कितनी देर और आपको सर लगता होगा चला चला होगा आपका सारा इंटरव्यू आकृति? फिर मेरा थोड़ा मतलब लेट चला था। आई थिंक मेरे को 40 मिनट्स तो लग गया होगा, अराउंड अराउंड, पूरा अच्छा, पूरा इंटरव्यू प्रोसेस में। ओके, 40 जनरली लोगों को कम भी लग रहा था, पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा था। हम्म। तो आपसे लार्जली वो टेक्निकल उन्होंने पूछा, और ये नॉन टेक्निकल में कोई केस स्टडी भी दिया था उन्होंने आपको इंटरव्यू में? केस स्टडी पूछा था कोई? कि स्टडी तो सर नहीं था वैसे, ऐसा नहीं था। पर आई थिंक शायद लास्ट में सर ये पूछा था कि अगर आपको पैनल से कुछ पूछना है इस पोस्ट के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकती हैं, ये था मेरे मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन उनका, कि अगर ये कुछ
पोस्ट से रिलेटेड, और शायद सर ये भी था कि मतलब स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था, नाम पूछे थे बस कि फीमेल से रिलेटेड जितनी बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो बता दीजिए, नाम बता दीजिए, बस तो मैंने नाम बता दिए थे। आकृति कितनी पोजीशन पोस्ट थी और उसमें गर्ल कैंडिडेट्स कितनी सिलेक्ट हुई हैं, अगर आपको कुछ आइडिया है इसका? सर टोटल जो 76 कैंडिडेट्स का होना हाँ। था, वैकेंसी 76 थी, जिसमें से अराउंड बोलूँ तो 22 या 23 फीमेल कैंडिडेट्स का था। ओके। 22-23 थे उसमें। जी जी सर। ओके ओके, तो आपकी ज्वाइनिंग कब आ रही है, अभी इसमें कुछ आइडिया है? सिर्फ फिक्स तो मतलब पक्का पक्का कुछ नहीं बोल सकती हूँ, पर ऐसा है कि इस मंथ के एंड तक चांसेस हैं आने के। चांसेस है कि हो जाएगा? हाँ इस चलिए मंथ के, बहुत क्योंकि अच्छा। इलेक्शन से पहले करवाना है तो इस तरीके से। चलिए बहुत अच्छा है। सो एनीथिंग एल्स जो आपको लगता हो मैम मिस कर दिया है या जो हमें बताना चाहिए, दो वी हैव कवर्ड मोर और लेस ऑल द थिंग्स, लेकिन अगर कुछ आपको लगता है आकृति कि कोई ऐसे पॉइंट छूट गया हो जो कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए? सर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो बेसिक दो चीज है, वो फर्स्ट तो ये है कि कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ता है। आप किसी भी मोमेंट पे जब तक क्रैक नहीं कर लेते उस एग्जाम को, आपको रुकना नहीं है। वो बहुत यस। कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से आपको उस चीज को करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार किसी एग्जाम को लेके लोग स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि हम्म। मोटिवेशन चला जाता है। तो मोटिवेशन ऐसी चीज है सर जो आती जाती रहती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको कंसिस्टेंटली करना है, एक। यस। और सेकेंड, आप कहते हैं ना आपके पास भी वही किताबें हैं जो एक टॉपर के पास जो है, वही किताबें वो भी पढ़ रहा है, आप भी वही पढ़ रहे हैं, तो जो फर्क आ जाता है ना सर आपकी प्रैक्टिस में और आपको एग्जाम को लेके जो आपका अप्रोच है, इन दोनों चीजों में फर्क आ जाता है। बाकी हम सब वही हैं, एक तरीके से देखें हम सब वही हैं, हम सब वही किताबें पढ़ रहे हैं, वही स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। सही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कृति आपने, क्योंकि एज अ टीचर मैं फील भी करता हूँ कि मेरी ही क्लास में अगर मैं टीच कर रहा हूँ तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे आपके जैसे जो सिलेक्ट होंगे, कोई ऐसे भी होंगे सिलेक्ट नहीं होंगे, टीचर सेम। आपने कंटेंट की बात की वो भी यस सेम, सर, यस। सब कुछ सेम। तो बहुत ज्यादा सब कुछ इंपॉर्टेंट सेम। पॉइंट बताया आपने। आपने बिल्कुल सही पॉइंट बताया कि आपका अपना मेहनत है। देखिए अभी आपकी जो पूरी जर्नी मैंने सुनी और अपने आप में ये एग्जाम्पल है कि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आप पहले स्टार्ट करते हो, लाइफ में अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं। एक फेज आपका 10th का था, फिर एक फेज 12th का था, फिर एक फेज आपका बीटेक के बाद आया, फिर एक एम में भी आया। तो अलग अलग फेजेस होते हैं और कंसिस्टेंसी जो आपने टर्म यूज किया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, और अगर कोई कर पाए, और ये लाइफ टर्म लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि सब जॉब लगने के साथ खत्म हो जाता है। ये लाइफ टाइम लॉन्ग है, एंड आई एम वेरी राइट। श्योर आप बहुत अच्छा आगे भी करेंगी आकृति। एंड बीइंग गर्ल कैंडिडेट एंड थैंक यू सर। वाइस प्रिंसिपल इन बिहार, आप एक रोल मॉडल भी रहेंगी बहुत सी गर्ल कैंडिडेट्स के लिए आकृति। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर हैड। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।